कैसे पाए
मैं छोटा था, भाई साहब बड़े, उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता भी इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझा जाए। अटेंशन! एक, एक, दो, एक, एक, दो, एक, एक, दो, एक। वो स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। दिन भर बस किताबों में ही घुसे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कापियों पर, किताब के हाशियों पर कुत्तों की, बिल्लियों की और चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी सुंदर सुंदर अक्षरों में किसी शेर की नकल किया करते थे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। और कभी कभी तो ऐसी ऐसी शब्द संरचनाएं करते जिनमें ना कोई अर्थ होता और ना कोई सामंजस्य। मतलब ये कि एक बार मैंने उनकी कॉपी पर ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाई भाई, दरअसल भाइयों भाइयों, आदेशम श्री उत्तरादेशम, 1 घंटे तक। और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने पूरी कोशिश की कि भाई साहब की इस पहेली का कुछ अर्थ निकाल सकूं, मगर असफल था। और उनसे पूछने का साहस हुआ नहीं। भाई साहब की रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा जी ये पढ़ने लिखने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठना मुझे पहाड़ जैसा मालूम होता था। मैं तो बस मौका पाते ही हॉस्टल से निकलता और सीधा मैदान में आ जाता। कभी हवा में कंकड़ियां उछालता, कभी कागज के जहाज बनाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो फिर पूछना ही क्या, कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी हवा में फाटक को आगे पीछे करते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। मगर कमरे में आते ही भाई साहब को वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल, और इसी ध्वनि में पूछा जाता था। मेरे पास इसका जवाब केवल और केवल मौन होता। न जाने भाई साहब से ये क्यों नहीं कह पाता था, भाई साहब वो बात दरअसल ऐसी की तरह खेल रहा था। लेकिन मेरा मौन कह देता कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है। और भाई साहब के पास भी इसके अलावा कोई इलाज न बचता कि वो रोष से भरे हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो उम्र भर पढ़ते रह जाओगे, एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी का खेल है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ये ऐरा गहरा नखूब गहरा सब अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। इसके लिए आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाके विद्या आती है। और आती क्या है, बस कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी के शब्द नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर। Peter Piper picked a peck of peanut papers. A peck of peanut papers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a
मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? जब अपराध मैंने किया था तो फिर लताड़ कौन सा है? मगर भाई साहब भी उपदेश देने की कला में एकदम निपुण थे। ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते, ऐसी ऐसी चुभती बातें कहते, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते और मेरी हिम्मत छूट जाती। निराशा के उन पलों में सोचा करता कि क्यों न मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर चला जाऊं। जो काम मेरे मुंडे के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं। मुझे अपना मूर्ख बना रहना मंजूर था, मगर उतनी मेहनत के ख्याल से मुझे चक्कर आने लगते थे, चक्कर। घंटे बाद निराशा में वो बादल फट जाते और मैं दृढ़ निश्चय करता कि अब से मैं खूब जी लगा के पढ़ूंगा और झटपट एक पढ़ने का टाइम टेबल बना डालता। उस टाइम टेबल में खेल कूद के बाद बिल्कुल उड़ जाता। प्रातः काल सुबह 6 बजे उठना, हाथ मुंह धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाता। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा विश्राम, फिर 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के बाहर टहलना, फिर वापस होकर 7 से 8 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, 8 से 9 तक हिंदी, 9 से 10 तक अनुवाद, उसके बाद विभिन्न विषय और फिर विश्राम। टाइम टेबल बना लेना एक बात और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले दिन से उस टाइम टेबल का मिलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो मंद मंद झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी की वो दावत, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अनायास और अज्ञात रूप से अपनी ओर खींच लेता और वहां जाकर मैं सब कुछ भूल जाता। ना वो जाने वाला टाइम टेबल, ना वो पुस्तकें, कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन फिर भाई साहब को मेरी लानत और फजीयत का एक और मौका मिल जाता। मैं उनके साए से दूर रहता, उनकी नजरों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह कभी पहुंच जाता कि मुझे कानों कान खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी, मेरे प्राण निकले। सिर पर हमेशा एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी। जिस तरह कोई व्यक्ति मौत और विपत्ति के बीच मोह और माया के बंधनों में जकड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं चाहकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। और फिर हुए सालाना इम्तिहान। क्या भाई साहब फेल हो गए? मेरा जीवन मैं तो पास हो गया। और दर्जे में अव्वल भी आया, अव्वल। मैं दर्जे में अव्वल आ गया, अव्वल। अब मेरे और भाई साहब के बीच में
मजबूत था। अगर भाई साहब ने फिर से मेरी खैरियत की तो मैं तो भाई साहब कहती हूँ आपने अपना खून मिलाकर कौन सा तीर मार दिया? मुझे देखिए, मैं तो यूँ खेलते कूदते हुए दर्जे में अव्वल आ गया, अव्वल। मगर जवाब से ये टेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग से साफ रहे कि भाई साहब का वह रौब अब मुझ पर न रहा। लेकिन भाई साहब ने इसे भाप दिया था। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे के नाम पर ठीक नाश्ते के समय घर वापस लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। इस बार पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए तो तुमको घमंड आ गया। भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, फिर तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में तुमने रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। पढ़ा है? पढ़ा है तो उसके चरित्र से तुमने कौन सा उद्देश्य या यूं ही पढ़कर किताबें पढ़कर पास हो जाना असल चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, संसार के सभी महिम उसको कर दिया करते थे। बड़े बड़े देवता उसके गुलाम थे, यहाँ तक कि आग और पानी के देवता उसके दास थे। ऐसे रावण का क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई एक चुल्लू पानी देने वाला नहीं बचा। मैं कहता हूँ दुनिया का चाहे जो कुकर्म करो पर अभिमान मत करो। अभिमान किया तो तीन और दुनिया दोनों से गए। अभी तो तुम एक दर्जे में अव्वल है और अभी से बात करेंगे, तब तो तुम पढ़ चुके। समझ लो कि तुमने अपनी मेहनत से पास नहीं किया है। अंधे के हाथ बटेर लग गया। अंधे के हाथ बटेर लग गया है। बटेर भी केवल एक बार हाथ लगता है, बार बार नहीं। बुद्धि डंडा के खेल में अंधा चोट निशाना लग जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना कभी खाली न जाए। मेरे खिलौने पे मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। बादशाहों का नाम याद करना तुम आसान समझते हो। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, किस हेनरी के समय में कौन सा कांड हुआ है ये याद रखना आसान नहीं है। 7वें हेनरी की जगह पर 8वां हेनरी लिख दिया तो नंबर सपाचक सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स हुए हैं, कौड़ियों चार्ल्स हुए हैं। अरे चक्कर आ जाता है, चक्कर आंधी रोग हो जाता है। इन भागों को तो नाम भी नहीं जुड़ता था। एक ही नाम के पीछे 2 एम 4 एम 3 4 लगाते फिरते थे। मुझसे पूछते मैं को 10 लाख नाम बता देता। 10 लाख। और ये ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। और जा की जगह और जा लिख दिया तो नंबर कट। कोई निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि जा में क्या फर्क है। अरे भात दाल रोटी खाए या दाल भात रोटी, इससे क्या अंतर है? नहीं, जो पुस्तक में लिखा है वही लिखो। अक्षर अक्षर रट डालो और उसी रटन विद्या का नाम शिक्षा रख छोड़ा। कह दिया इस समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से करो। अब काफी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को बोलिए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है। इससे कारोबार में उन्नति होती है। दूसरों का स्नेह उन पे होने लगता है। समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। ये जरा सी बात इन बालकों को पता है। इस जरा सी बात पर कोई 4 पन्ना कैसे लिखे? ये तो समय की किफायत नहीं, समय की बर्बादी है, बर्बादी। मैं चाहता हूँ जिसको जो कहना है चटपट कहे और अपनी राह ले।
पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम। ठीक? जब संक्षेप में 4 पन्ने होते हैं तो ये 100-200 पन्ने लिखवाते है ना। उठती बात तेज भी दौड़ो और धीरे भी। लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं, ऊपर से दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। समझे लल्ला, मेरे दर्जे में आओगे तो इतनी पापड़ गिरनी पड़ेगी, तब तुमको आके दांत का भाव मालूम हो जाएगा। अभी तो तुम एक दर्जे में अव्वल आए हो, अब पांव जमीन पर नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, मैं लाख फेल हो गया हूँ, तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और दुनिया और जिंदगी का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। जो कहता हूँ उसको गिरा बांधिए, नहीं बाद में पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो न जाने ये उपदेश माता कब समाप्त होगी। जब पास होने पर ऐसा तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर तो शायद प्राण ही नहीं लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का ये जो भयंकर रेखा चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। मैं कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भाग आया, बस यही ताजुब है। लेकिन इन सबके बावजूद इन पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई असर मैं अभी भी हाथ से जाने न देता था। टक 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 पढ़ता भी था, मगर बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और मुझे दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ था वो न जाने कहां गायब हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। और फिर से और इस बार कुछ ऐसा संयोग बना कि भाई साहब इनसे फेल हो गए। जीवन पूरा मैं पास हो गया। मैं पास हो गया और तो और दर्जे में फिर से अव्वल आ गया। अरे सुना, मैं दर्जे में फिर से अव्वल आ गया और मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, लेकिन मैं जाने कैसे दर्जे में फिर से अव्वल आ गया अव्वल। अरे मुझे तो खुद को आश्चर्य हुआ, खुद को। जीवन पूरा कागज थोड़ा ही रह गया। लेकिन भाई साहब, इन्होंने तो प्राणांत तक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाहते थे। रात 10 बजे तक इधर, सुबह 4 बजे तक इधर और फिर स्कूल। देखिए, मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी। जब रिजल्ट सुनाया गया ना, तो भाई साहब रोने लगे और मैं भी रोने लगा। अगर मैं भी फेल हो जाता ना तो शायद भाई साहब को उतना दुख न होता। लेकिन ये तो विधि का विधान है, इसे कौन टालेगा। अब मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। भाई साहब, यदि 1 साल और फेल हो जाए तो मैं तो उनके समकक्ष आ जाऊंगा। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने उसी क्षण उस कमीने विचार को बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो मुझे डांटते हैं।
से ही तो मुझे समझाते। उस वक्त मुझे अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद भाई साहब की नसीहतों का असर था कि मैं बनाकर पास होते जाता हूँ, वो भी अच्छे नंबरों से। भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार तो मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने बड़े धीरज से काम लिया। शायद उनको ये अंदाजा हो गया था कि मुझे डांटने फटकारने का वो अधिकार उनके पास नहीं रहा, क्या रहा भी तो बहुत कम। और इधर मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मेरे भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित लाभ लेना शुरू कर दिया। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास तो हो ही जाऊंगा। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, अब वो भी गए। हाँ, अब मुझे कौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। सारा दिन पतंगबाजी की भीड़ जाता था, मांझा देना, कन्या साधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी करना, ये सारी समस्याएं ना गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को अंदाजा नहीं होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और प्यार मेरी नजरों में कम हो गया। इसीलिए उनसे नजरें बचा कर मैं उतर जाता था। और एक दिन जब मैं संध्या के समय हॉस्टल के बाहर टहल रहा था, उसी समय एक घटा हुआ कौवा ठीक मेरे सिर के ऊपर से गुजरा। बेतहाशा दौड़ पड़ा और मेरे पीछे पीछे बालकों की पूरी टोली भी दौड़ पड़ी। आंखें आसमान की ओर और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ अपने पतन की ओर जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जाती हो। बालकों की पूरी टोली उसके पीछे झाड़ियां और लट्ठे लेकर उसका स्वागत करने के लिए दौड़ी चली आती थी। मानो वो सब भी उस पतंग के साथ हवा में उड़ रहे, जहां सब कुछ समुद्र है, न मोटर का, न गाड़ियां, न बसें, न ट्रक, न ट्राम। और सहसा मेरी मुठभेड़ भाई साहब से हो गई। भाई साहब से हो गए। वो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ खेलने के कल कौवे के लिए दौड़ते तुम्हें सर नहीं आती। इतनी तमीज नहीं कि अब तुम निचली जमात में नहीं ऊंची जमात में पहुंच गए। मुझसे एक दर्जा नीचे। अरे कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करो। एक जमाना था कि तुम्हारे जमात के लोग नायक तहसीलदार बन जाया करते थे। मैं कितनी मिलिशियों को जानता हूँ जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट, समाचार पत्रों में संपादक है, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। और तुम उसी दर्जे में आकर खेले की गंदों के लिए इन बाजारों लोगों के साथ दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कमकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो अपनी आत्म गौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिमाग में समझते हो कि मैं भाई साहब से एक दर्जा नीचे हूं तो उनको बोलने का कोई हक नहीं। तुम गलत समझते हो। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और अगर तुम मेरी ही कक्षा में क्यों ना आ जाओ और मेरे परीक्षकों का यही हाल रहा तो निस्संदेह तुम अगले साल मेरे समकक्ष हो सकता है आगे निकल जाओ। लेकिन ये जो 5 साल का अंतर है इसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। तुम चाहे में टिफिन जो पढ़ लो, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, समझ दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास किया,
दादा भी 5वीं 6वीं जमात से ज्यादा नहीं पढ़ रहे। हम चाहे दुनिया की कोई भी विद्या पढ़ ले, उनको हमें डांटने और समझाने का पूरा अधिकार है। वो इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उनको दुनिया और जिंदगी का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में कैसी रात व्यवस्था है, हेनरी ने कितनी शादियां की थी, आकाश में कितने ग्रह नक्षत्र हैं, ये बातें शायद उनको मालूम ना हो। लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जो हमसे तुमसे ज्यादा जानते हैं। हम तो ये भी नहीं जानते कि महीने का खर्च महीने भर कैसे चले। जो रुपया भेजते हैं 20-22 दिन में खत्म हो जाता है, फिर पाई को मोहताज हो जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, तो भी नहीं से मुंह चुराना पड़ते हैं। जितना रुपया दादा हम लोगों को भेजते हैं ना, उसके आधे में उन्होंने अपनी जिंदगी की आधी उम्र नेकनामी और इज्जत से काट दी। कुटुंब का पालन करते हुए 9 आदमी थे कुटुंब में। तुम अपने मास्टर साहब को देखो, एमए है, यहाँ के नहीं ऑक्सफोर्ड के एमए हैं, 1000 रुपया पाते हैं। उनके घर का खर्च कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। तब तो यहाँ उनकी डिग्री बेकार हो गई। जब वो खुद घर का खर्च चलाते थे तो पाई को मोहताज रहते थे, कर्जे में रहते थे। लेकिन जब से उनकी माता जी ने घर का प्रबंध अपने हाथ में लिया, मानो घर में लक्ष्मी आ गई। भाईजान, ये गुरु अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो तुम स्वतंत्र हो। मेरे रहते तुम मेरा ना जाने पाओगे। मैं जानता हूं कि मेरी बातें तुम्हें जहर की तरह लग रही है, लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं माने तो मैं भाई साहब की इस नई युक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। आज मुझे सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। पर भाई साहब के प्रति मेरे